नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वे बड़े हो गए उपन्यास का द्वितीय अध्याय। लेखिका आशापूर्णा देवी। मगर उन दिनों सुलेखा सपने देखा करती थी और सपने में देखती थी कि वह बड़ी होकर अपनी गृहस्थी चलाएगी और तब एक साथ 4 लाइब्रेरीज की मेंबर बनेगी। एक तरफ से सभी प्रख्यात लेखकों की सारी किताबें पढ़ डालेगी। शायद इस सपने में ही उसकी प्रसन्नता का बीज छपा था। आधुनिक युग के बच्चे सपने देखना नहीं जानते, कविता पढ़ना पसंद नहीं करते, तभी तो दुनिया से प्यार भी नहीं कर पाते। इस सुंदर धरा पर किशोरावस्था के निश्चित आनंदमय जीवन में डगर भरकर भी ये कहते हैं धत अच्छा नहीं लगता। सुलेखा के मन में ऐसी प्रसन्नता की कभी कमी नहीं थी। जब छोटी थी तो किताबों के नशे में विभोर रहती थी। कुछ दिनों बाद जब पराए घर में गई तो आत्मीय जनों की सराहना, उसके गुणों का समादर सुलेखा के मन को प्रसन्न कर देता था और प्रसन्न होती थी उसे देखकर। आज देखकर कोई कह सकेगा कि वह गंजे सिर वाला आदमी एक दिन जोशीला नौजवान था। सुलेखा की इच्छा अनिच्छा, पसंद नापसंद सब बह जाती थी उस नवयुवक के जोशीले आदेश में, जिसके लिए बुजुर्गों के कितने ताने सहने पड़ते थे उसे। सुलेखा मन ही मन क्षुब्ध होकर कहती, क्या बात है तुम्हारी, ही बेटा बेशर्मी करेगा, आगे पीछे बिना सोचे पत्नी पर प्यार जताएगा और तुम खरी खोटी सुनाओगे बहू को ही। मगर उसमें भी तो एक गौरवमय नशा था, एक सुखद अनुभूति थी। निशित के आवेगमय प्यार के ही परिणाम थे 8 साल में 5 बच्चे। ऐसा नहीं कि उस जमाने में यह कोई अनोखी बात थी। सुलेखा की एक चचिया सास नहीं तो प्रतिवर्ष पति के परिवार को एक सदस्य चंदे में देकर चंदे के खाते में 16 एंट्री की थी। फिर भी सुलेखा को ताने सुनने ही पड़ते थे। कोई कहता आजकल की बहुएं तो होशियार हो गए हैं, यही एक अनाड़ी रह गई। गनीमत है 5 के बाद फुल स्टॉप लग गया, सावधानी की वजह से नहीं, प्रकृति की कृपा से। सारे ही छोटे बच्चे एक तरह से दूध पीते थे, उन सबको संभालना संवारना पड़ता था। सास कहती थी बहू से अब क्या काम लेना, 24 घंटे तो अपने ही बच्चों को लेकर मस्त है। यह सच नहीं था। जिस तरह ब्याह से पहले हाथों में किताब देखते ही चाची समझ लेती थी इससे अब क्या काम होगा, वैसे ही अब इतने सारे बच्चों से मैं घिरी सुलेखा को देखकर लोगों को लगता ये क्या कर सकेगी, इतने सारे बच्चे। तब सुलेखा मन ही मन यही प्रार्थना करती थी कि ये जल्दी से बड़े हो जाएं। कभी अनजाने में किसी देवता से पूछती थी ये कब बड़े होंगे। तब कहानी उपन्यास नहीं, प्रख्यात लेखक या लेखिका का नाम भी नहीं, ध्यान था तो केवल उन पर। उन्हें पालकर बड़ा करना होगा। जैसे सुलेखा के जीवन की सारी सफलता उन्हें बड़ा कर लेने में ही है। जैसे उनका वह बड़ा हो जाना किसी स्वर्गीय वृक्ष का एक सुंदर पका हुआ फल है, जिसके हाथ लगते ही सुलेखा सब कुछ पालेगी। तब तो थकावट लगते ही सुलेखा हाथ पांव पसार कर सो सकेगी। जब मर्जी होगी वह घूमने जा सकेगी, पसंद लायक कोई कहानी की किताब ही पढ़ सकेगी और खाट के नीचे से अपने पुराने हारमोनियम को निकालकर धूल झाड़कर उसे ठीक कर सकेगी। धूल झाड़कर साफ करेगी हारमोनियम को और अपनी आवाज भी। संगीत सीखने का सुअवसर सुलेखा के जीवन में नहीं आया। इतना मूल्यवान सुलेखा का जीवन नहीं था। फिर भी बचपन के ब्याह के पहले तक इसी बाजे पर हाथ जमा चुकी थी थोड़ा बहुत। हारमोनियम सुलेखा के पिता का था, शौकीन आदमी थे, संगीत चर्चा किया करते थे। जब सुलेखा एक छोटी बच्ची थी तब उसे गोद में बिठाकर सारे गामा सिखाते, वह शौक रह गया था बराबर। माँ भी कहती थी अपने आप ही जितना हो सके कोशिश कर, तेरे पिता की इच्छा थी कि तुझे गायिका बनाएंगे। सुलेखा स्वयं ही कोशिश में लगी रहती थी। खैर चाचा चाची इस बात पर नाराज नहीं होते थे, बल्कि कहते थे आवाज में मिठास है, रेडियो वेडियो से 2-4 गाने सीख ले तो शादी के समय काम आएगा। सो सुनकर सीख लेने की कला सुलेखा को अच्छी तरह ही आती थी। शादी के बाद कुछ जमी नहीं। एक तो पुरानी चीज मानकर संकोच के कारण शादी के समय माँ ने हारमोनियम दिया नहीं, और दिया भी तो बड़ी देर से। तब तक रखा रखा ही खराब होने लगा था। निशित की खुशामद करते करते वह हारमोनियम जब बनकर आया, सुलेखा गाने की स्थिति में नहीं थी। बड़े बेटे दीपक का जन्म हुआ था। इसके अलावा घर में कितने सारे लोग थे, सास ननद जेठ जेठानी देवरानी भी आ गई थी। उसके बाद का क्या, बच्चे का झूला आया तो जगह की कमी हो गई। हारमोनियम को खाट के नीचे भेज देना पड़ा, और जैसा होता है
नजर से बाहर तो ध्यान से बाहर। नजर के सामने रहने से इस तरह थोड़े समय में भी हाथ चलाया जा सकता था। नजर से ओझल हो जाने पर वह संभव ही कहाँ था। निकालने के लिए झुकना भी तो पड़ता था, केवल शरीर से नहीं मन से भी। हारमोनियम निकालते ही निशीथ कहता था, बस अब हो गया शुरू, अब तो बेटे की भूख प्यास सब भूल जाओगी। केवल एक दिन ऐसी गलती हो गई थी, फिर भी इसका उल्लेख करने से निशीथ चूकता नहीं था कभी भी। इसके बाद तो सुलेखा के पास समय ही नहीं रहा। शौक भी जाता रहा। हालांकि अब सुलेखा की गृहस्थी अपनी ही है। जेठ जी का तबादला हो गया और सास भी चल बसी। छोटी देवरानी अलग हो गई। ननद तो कब की ब्याह कर अपने घर चली गई। फिर भी मन के भीतर वह इच्छा बड़ी कुंठा के साथ जीवित रह गई, गौरव के साथ नहीं। अब तो सुलेखा केवल यही सोचती है कि जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, अर्थात जब सुलेखा के जीवन के छुट्टी के दिन आएंगे, तब वह खाट के नीचे से उस हारमोनियम को खींच कर निकालेगी। बच्चों की तरह इस सपने में विभोर रहती है सुलेखा, सब्जी काटते हुए, मसाला पीसते हुए, खाना पकाते हुए। दोपहर में जब कोई घर पर नहीं होगा, तब धीरे से उसे बाहर निकालेगी, झाड़ पोंछ कर रियाज कर लेगी। और बच्चे आकर पूछेंगे, अरे इसे किसने निकाला? तब सुलेखा मुस्कुरा कर कहेगी, बताओ तो सही किसने निकाला। वे अनजान की तरह कहेंगे, क्या पता तुमने ही शायद खाट के नीचे की सफाई की होगी। सुलेखा हंस हंस कर कहेगी, खाट के नीचे की नहीं, तेरे माँ के गले की। गले में बरसों का जंग लगा था, सोचा साफ कर लूं। अपने बारे में बात करते समय ऐसे ही अनादर का रुख अपनाती है सुलेखा, जैसे सुलेखा के लिए सब कुछ अन अधिकार चर्चा है। इसलिए तो कभी अगर सुलेखा को किसी शादी ब्याह के घर जाने के लिए थोड़ा सजना संवरना पड़ता है, तो बेटियों के पास जाकर कहती है, अपने डिब्बा डिब्बी दे तो चेहरे पर थोड़ी लीपा पोती कर लूं, आखिर शादी का घर है। मगर ऐसा तो नहीं कि सुलेखा कभी सजना ही नहीं चाहती। ऐसा भी सोचती है, कभी कभी अपने लिए उनकी जैसे कीमती ना सही एक पाउडर स्नो और क्रीम खरीद कर रख ले, तब तो उनके दरवाजे पर आकर खड़ा होना नहीं पड़ेगा। मगर हो नहीं सका, नहीं हो सकता, झिझक होती है। सोचती है अगर बेटियां मजाक उड़ाए और सोचे, अरे देखो बुढ़ापे में माँ का क्या शौक। या अगर सोचे, क्यों भाई, हमने लेने को मना किया है क्या, जो इस तरह की सस्ती चीजों को गालों पर मल रही है। दोनों में से एक भी सहन नहीं होता, अतः जैसे चलता था चलने लगा। खैर, हारमोनियम का सपना सुलेखा हमेशा से देखती ही रही। सोचती थी फिर से उस पर रियाज करेगी। सुलेखा के बच्चों को आश्चर्य होगा, कहेंगे, ओ माँ, तुम इतना सुंदर गाती हो, इतनी मीठी आवाज है तुम्हारी, कभी तो गाया नहीं। शायद कहेंगे, अच्छा एक और गाओ तो। सुलेखा गा देगी झटपट। जो कुछ सीखा था उसने याद है सब। आजकल जो देखती है, बड़े बड़े गायक कलाकार भी गाने की किताब या कॉपी खोलकर बैठते हैं, इतनी राग रागनियां याद रखते हैं और दो गाने याद नहीं रख सकते। मगर सुलेखा अपनी कुमारी अवस्था में सीखे गाने आज भी सुना सकती है। जब कोई घर पर नहीं होता है, तब सुलेखा गुनगुनाती है अनगिनत रविंद्र संगीत। कितने गीत याद थे उसे आज भी हैं। यही एक बचपना सुलेखा को नहीं छोड़ता, बस केवल उनके बड़े हो जाने का ही तो इंतजार है। 5 बच्चों को लगभग एक ही साथ पाला है उसने, शायद इसलिए उन्हें अलग अलग कर नहीं देखती है। बच्चों का अर्थ ही है वे। तो क्या सुलेखा के बच्चे बड़े नहीं हुए? किसी को भी तो अब नहलाना नहीं पड़ता, कपड़े पहनाना खिला देना नहीं पड़ता, गिर जाने के डर से हमेशा सजग रहना भी तो नहीं पड़ता है। तो फिर हाँ, उनकी चीजें खो जाने पर ढूंढ देनी पड़ती है, और ऐसा तो हरदम होता रहता है। केवल छोटे बेटे को छोड़कर सभी की चीजें इधर उधर हो जाती हैं, और छोटा बेटा दीपक संभाल कर रखता है अपनी चीजें, मगर बाकी चारों नहीं। परंतु उससे क्या, सुलेखा तो आदी हो गई है उसकी। ईरा जब तीखे स्वर में, मेरा पेन कहाँ गया, जरूर माँ धोबी का हिसाब लिखने के लिए ले गई है, कहकर हंगामा कर देती है, तब सुलेखा नीचे से आकर ईरा की ही पढ़ाई की मेज पर से उसे निकालकर उसके हाथ में थमा देती है बिना कुछ कहे। पहले फिर भी सुना देती थी, अरे आसमान की ओर मुंह करके चलती है, कॉपी किताब हटाकर जरा देख तो सही, खुद ही रखकर हंगामा किए जा रही है। अब नहीं कहती, कहने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि सुलेखा के बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें बातें सहन नहीं होती। हालांकि सुलेखा की यह चुप्पी भी उन्हें विशेष पसंद है। ऐसी बात नहीं, कम से कम ईरा को तो नहीं। वह इस चुप्पी से अपमानित महसूस करती है। तमतमाई चेहरे से बोल उठती है, तुमसे तो नहीं कहा था ना कि नीचे से भागकर आ जाओ पेन खोजने के लिए। सुलेखा के पास जवाब होता तो वह बड़ी नरमी के साथ कहती, कॉलेज जाने के समय तुझे देर हो रही है।
सुलेखा की छोटी बेटी को अपना ब्लाउज पेटीकोट कभी नहीं मिलता। सुलेखा छत में सारे कपड़े लाकर तह करके रखती है। उसके कपड़े भी रखती है, मगर वह पूरा घर अस्त व्यस्त करती फिरती है। जब सिलाई का काम अधिक रहता है तो वहीं बैठे बैठे सुलेखा कहती है, देखना ठीक से उसी ढेर पर रखा है। तिन्नी उस ढेर को बिखार कर हट जाती है और नाराज होकर कहती है, कैसे पता चलेगा कि मेरे ही कपड़े सबसे नीचे पड़े हैं। लड़के ढीले ढाले स्वभाव के हों तो सहन होता है, लड़कियां ऐसी हों तो सहन नहीं होता। फिर भी सुलेखा ने कोशिश करके सहने की आदत डाल ली। कोई आज की बात तो नहीं। जब दुल्हन बनकर आई थी तब सारे अन्याय सहन ही तो कर लेती थी। बड़ी जेठानी कहती थी, जमाना कुछ बदला नहीं रही सुलेखा, सब वैसा ही है। तीखे स्वभाव की सास के आगे बहू हाथ जोड़े खड़ी रहेगी, यही सदा की रीति है। पहले जमाने में फिर भी कहा जाता था कुटनी सास है, अब तो ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। बड़ी जेठानी दया ममता दिखाती थी, दुर्भाग्य से वह भी दूर चली गई। उसके बाद तो सुलेखा भी जीवन का लंबा रास्ता पार कर आई। अब बड़ी जेठानी कलकत्ता आने पर भी अपने मायके में ठहरती है। सुलेखा कभी एक दिन खाने पर बुला लेती है, कुटुंब की तरह ही खातिरदारी करती है। और किसी जमाने में मछली का एक टुकड़ा भी दोनों बांट कर खाया करती थी। यह बात अब दोनों भूल चुकी हैं, मगर बड़ी जेठानी का वह उपदेश सुलेखा नहीं भूली। गूंगे का कोई दुश्मन नहीं होता, समझी सुलेखा। कोई कुछ भी कहे चुपचाप सह लेना, देखना उसी से घर में शांति रहेगी। कहती थी, इस दुनिया में मजे की बात क्या है पता है, भीतर रखो तो गुण, बाहर निकालो तो खून। दिल में चाहे जितनी भी शिकायत और नफरत कुल बुलाए, उन्हें बाहर निकलने मत देना, तभी तो अच्छी बहू कहलाएगी। खैर, अच्छी बहू तो बनी रही, परंतु जब बहू से गृहिणी बनने का जमाना आया तब भी सुलेखा ने यही देखा कि जेठानी के उपदेश को मानकर चलना ही ठीक है, क्योंकि इतने दिनों में सुलेखा के बच्चे बड़े हो गए। बचपन में जिस माँ को उन लोगों ने सब कुछ चुपचाप सह लेते देखा, अचानक उसे आवाज उठाते देखकर चौंक जाएंगे, दुखी होंगे, क्रोधित होंगे। क्रोध करने की आदत इरा में कुछ अधिक ही है, पर उसके क्रोध जतलाने का ढंग एक तरह से शांत है। उस शांत भंगिमा के पीछे जितनी कठोरता छिपी होती है, शायद उसे स्वयं भी नहीं पता। इस कठोरता को ही ये लोग आधुनिकता समझते हैं। ममता का प्रकाश इनकी दृष्टि में सस्ती भावुकता है। छोटे भाई बहनों को बुखार हो या कोई बीमारी हो तो आराम से ये लोग, अरे क्या कर लिया, बुखार होगा क्यों नहीं, कैसे मनमर्जी चलते हो, कहकर बड़े होने का फर्ज अदा कर देते हैं। या फिर कहते हैं, क्यों, कितने पुचके खाए थे, नहीं खाए, मान लो कैसे ही, पेट दर्द क्या, क्यों यूं ही हो गया बच्चों, इसकी जन्मदात्री है पुचका। पुचका यानी गोलगप्पा। बस सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और सुलेखा बचपन की बात याद आ जाती है।